दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे गति, जो कि लूसेंट का सीरीज का हम लोग साइंस फिजिक्स का हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भौतिकी का जो गति पढ़ने वाले थे। हम लोग 1 नंबर कंप्लीट कर चुके थे। ये वाला एक टॉपिक जो मात्रक होता है ये हम लोग एकदम टोटली पढ़ चुके थे। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गति को। अदिश राशि, सबसे पहले आया अदिश, जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि, फिजिकल भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम क्या होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। परिमाण निकल गया कि ये इससे बना तो मेरा यह परिमाण निकल गया, लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं होता है। ये इधर होगा कि इधर होगा कि इधर होगा, किधर भी हो सकता है। इसका कोई दिशा होता है? नहीं होता है। उसे लोग अदिश कहा जाता है। परिणाम तो होगा, बस दिशा नहीं होगा। ठीक ना? तो उसको क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। और उसके जस्ट अपोजिट सदिश में क्या होगा? परिणाम के साथ साथ दिशा भी होगा। ठीक ना? तो चलिए हम लोग पहले अदिश को ही देखते हैं। अदिश में जो है परिणाम होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। जो कौन कौन हो जाएगा? द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान देखा जाए तो द्रव्यमान में कोई दिशा होता है? इधर द्रव्यमान लग रहा है, इधर द्रव्यमान लग रहा है। चाल में कोई दिशा होता है? दिशा नहीं होता है। चाल किधर भी जा सकता है। आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव, ये सब जितना भी है क्या है? तो क्या होता है इसमें? ये सब हमारा क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, जो छोटे छोटे मात्रक, ये सारे क्या हैं? अदिश राशि। विद्युत धारा, टेम्परेचर, ताप बोला जाता है, दाब, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। इसको भी याद रखिएगा। ये नोट में क्यों लिखा गया है? क्योंकि लगता है कि क्या है? सदिश है, लेकिन ये क्या है? अदिश ही है। क्या है? ये भी अदिश ही है। तो विद्युत धारा, ताप, दाब। विद्युत धारा, ताप और दाब, ये भी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर तो देख लिए हम लोग अदिश, अब वेक्टर देखेंगे सदिश। तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें क्या होता है? परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, जैसा भी हम लोग देखे थे, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, और सदिश राशि कहते हैं उन्हें। जैसे कि वेग, विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन किया जाएगा तो ये किसी दिशा में न किया जाएगा। बल, किसी दिशा में बल लगाएंगे। त्वरण, संवेग, एक दिशा में त्वरण हो रहा है। आवेग, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब जो है क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक ना? तो ये जो आपको दिख रहा है, जो बड़ा बड़ा जो है मात्रक, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र, वेग संवेग सब हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो और विद्युतीय क्षेत्र जो है, ये सब क्या है? तो सदिश राशि है। बस आपको याद रखना है, विद्युत धारा अदिश है, ताप और दाब ये सब क्या है? अदिश है। हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, जिसमें कि व आता है या ब आता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सदिश। इसमें व है ना, इसमें भी व है, इसमें भी ब है, व है, इसमें भी व है, चुंबकीय में भी व है। तो व ब आता है, वो हमारा सदिश कहलाता है। लेकिन एगो ऑप्शन छोड़ के, कौन सा? विद्युत धारा। यहीं से फंसाता भी है। विद्युत धारा हमारा लगता है कि ये सदिश है, लेकिन ये क्या है? ये अदिश है। ताप और दाब क्या है? तो ये अदिश है। ताप और दाब भी अदिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी देखते हैं। दूरी, किसी जगह की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब इतना टाइम से इतना टाइम तक यहाँ तक पहुँचे तो हमारा दूरी किलोमीटर। दूरी का है, यह एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। दूरी क्या है? हमारा अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होता है। दूरी धनात्मक ही नहीं होता, उल्टा थोड़ी कोई जाता है पीछे निगेटिव में। इधर भी जाएगा तो पूरा पॉजिटिव का आएगा। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह चल गए। यह निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए ये हमारा हो गया ऐसे, हम गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे गए, तो ये हमारा 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, टोटल 5 किलोमीटर गए। और यही हमारा ऐसे डायरेक्ट चल गए उसी जगह पे। और ये हमारा कितना हो गया? तो 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, टोटल 5 किलोमीटर हुआ ना। 2.5 किलोमीटर में पहुँच गए। तो ये हमारा विस्थापन कहाँ आया? 2.5 किलोमीटर विस्थापन कहाँ आया? और ये दूरी कहाँ आया? गए वहीं पे, लेकिन घूम फिर के गए, तो ये हमारा क्या कहा है? दूरी कहलाया। ठीक ना? तो विस्थापन और दूरी में आप अंतर समझ गए होंगे। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। विस्थापन हम लोग देखे थे। इसका ऐसे मात्रक मीटर होता है, दूरी विस्थापन का। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। चाल, स्पीड, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं।
अर्थात चाल बराबर दूरी बट्टा समय, अर्थात चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टा समय, अर्थात चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यह एक अदिश राशि है, ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। यह क्या है, तो यह एक अदिश राशि है। क्या है, यह एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक ना। चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी हमारा चाल कहलाती है। और चाल बराबर दूरी बटा समय सबको पता है, यह एक अदिश राशि होता है, ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें ना है। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है, कोई दूरी है इसको v1 चाल से चलती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से भी चलती है, फिर इतना ही दूरी वो v2 चाल से चलती है, तो बताइए कि जो है इसका चाल अलग हो गया ना, इसका चाल अलग हो गया। उतना ही दूरी, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा है, ये 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा है, इतना ही दूरियाँ एक ही समान है। तो बताइए इसका संपूर्ण यात्रा का उसका औसत चाल क्या कहेगा। आप लोगों ने मैथ में भी पढ़े होंगे, औसत एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चाल एवरेज निकालने के लिए 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, इसको हम लोग S1 इंटू S2 प्लस S1 प्लस बट्टा में 2S1 S2 इन बट्टा में बाई S1 प्लस S2 हम लोग लिखते हैं 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये हम लोग का क्या है, एवरेज चाल निकालने का सूत्र है। मैथ में भी देखने को मिला था, जब वस्तु अपनी यात्रा के आधी समय v1 चाल से और शेष आधी समय v2 चाल से चलती है, माने ये चल रहा है आधा समय इसका जो है v1 चाल से चला और शेष जो है वो v2 चाल से चला। ये 5 किलोमीटर पर घंटा से 10 किलोमीटर पर घंटा चला। तब अगर उसका औसत चाल निकालना होता क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ के बट्टा में 2 कर देंगे, इसको जोड़ देंगे इसको जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा, 15 में 2 कर देंगे, 7.5 हमारा निकल जाएगा एवरेज। तो सबसे आसान तो ये है हमारा, जब एक ही समय में वो आधी समय जो है वो इतना चल रहा है और दूसरा समय जो है वो दूसरा चाल चल रहा है, जिसको जोड़ कर 2 से भाग दे देना है। एवरेज निकालना तब दिक्कत होता है कि ये भी चल रहा है इतना 5 किलोमीटर पर घंटा से, ये चल रहा है उतना ही टाइम उतना ही दूरी 10 किलोमीटर पर घंटा से। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करके 2 से भाग नहीं दे सकते हैं। इसका सूत्र होता है एवरेज चाल का 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 है हमारा सूत्र होता है एवरेज चाल निकालने का। ठीक ना। तो ध्यान रखना है, ये हमारा जो क्या कर रहा है कि अगर कोई भी है चाल v1 चाल से चल रहा है और उतना ही उसकी दूरी v2 चाल से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों चाल ये 5 किलोमीटर, फिर इतना ही ये भी 10 किलोमीटर, तब इसका एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 करेंगे। अगर दोनों यहाँ पे कह रहा है कि अपनी आधी समय v1 चाल से और आधी समय v2 चाल से, तब इसका कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के बट्टा में 2 कर देंगे, ये ध्यान रहेगा ना। वेग देखते हैं, वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर किस दर से विस्थापित हो रहा है और एक निश्चित दिशा में जा रहा है, प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मतलब 1 सेकंड में जितना दूरी तय किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है। वेग और संवेग ये सब क्या है, सदिश है। इसका मात्रा मीटर पर सेकंड होता है, ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। त्वरण हम लोग एक्सेलरेशन देखे थे, मान के चलिए एक्सेलरेशन 5 है, तो यहाँ पे 10 15 ऐसे करके एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है ना, 20, तो ऐसे करके 5 बढ़ते जा रहा है, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, बढ़ते जाता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है। इसका ऐसे मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक माना जाता है। मान के चलिए पहले 100 था, 5 घटे 95 हुआ, फिर 5 घटा 90 हुआ। एक्सेलरेशन इसका क्या कर रहा है, 5 है, इसका त्वरण क्या है, 5 है। यदि समय के साथ वस्तु वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। तो त्वरण मतलब बढ़ना और मंदन मतलब पीछे घटना। मंदन त्वरण का क्या है, उल्टा है। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। वेग एक समान होने से त्वरण का वेग शून्य होगा। वेग जो है एक समान होने से त्वरण का होगा, शून्य होगा। वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होगा, तो शून्य होगा। ठीक ना। वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई पिंड एक ही समय में 2 बिंदु दूरी तय करता है तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जब कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है, जब कोई पिंड एक ही समय में, जब कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है,
जब कोई पिंड है जो एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र दो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक ना। जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसमें पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसमें पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है और इस वक्र पथ पर प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ठीक ना। प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्ट ऐसे करके नहीं जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई हम फेंकते हैं कि बॉल तो ऐसे जाता है ना। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष के छूटा बाण हवाई जहाज से गिराया गया बम गिराया जाता है हवाई जहाज से, तो ऐसे गिरता है ना, बूम। चाहे इधर जाएगा तो ऐसे गिरेगा, इधर जाएगा तो ऐसे गिरेगा। तो इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, धनुष का छूटा बाण। आगे देखते हैं हम लोग। तोप से छूटा गोला, तोप से भी गोला छूटा रहता है। माने ये तोप है, यहाँ से निकला गोला, डूम ठा ऐसे करके हुआ ना, तो परवलयाकार होता है। तो ऐसी के प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति एक द्विमीय गति होती है। प्रक्षेप्य गति कैसी गति होती है? द्विमीय। 2D द्विमीय मतलब क्या हो गया? 2D, 2 डायमेंशन, अर्थात एक समतल में गति है। अर्थात एक समतल में क्या है? गति है। प्रक्षेप्य गति एक द्विमीय गति होती है, अर्थात एक समतल में गति। प्रक्षेप्य के अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। और ये सब जो है तोप का छूटा हुआ गोला वाली परवलयाकार होता है। ऐसे प्रक्षेप्य गति उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति एक द्विमीय है, अर्थात एक समतल गति है। क्षैतिज दिशा में तय गई दूरी परास कहते हैं। प्रक्षेपण के कोण से 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों के क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप्य गति को उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यह एक समान चाल से गति करती है तो इसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहती है। वृत्तीय गति है ना ये सब, सर्कुलर मोशन जो चक्कर लगाता है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। त्वरित मतलब ये बढ़ते ही रहता है, त्वरित गति है। क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। बदलना मतलब क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर बदल रहा है वेग इसका। त्वरण की दिशा में वेग की दिशा में लंबवत होती है। यह त्वरण की दिशा वेग की दिशा में कैसी होती है? लंबवत होती है। ऐसे करके मान के चलिए कोई भी चीज़ अगर घूमता है ना तो ऐसे बनाता है वो, फिर इधर आ गया तो ये ऐसे बनाएगा, फिर इधर आ गया तो ये ऐसे बनाएगा, फिर इधर आ गया तो ये ऐसे बनाएगा। मैंने लंबवत वो अपना जाने को रहता है, जिसके कारण वो गोल गोल घूमने लगता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेज़ी से घुमाइएगा ना गोल गोल, तो घुमाने के समय डोरी टूट जाएगा तो किधर जाएगा? सीधा जाएगा ना, तो रेखित ऐसे टूट के चल जाएगा। कभी ट्राई करके देखिएगा। कोणीय वेग देखिए, कोणीय एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाता है? तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः W ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात W = θ/t। कोणीय वेग क्या कहते हैं? तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाते हैं उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो W = 2 माइक्रो n, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 माइक्रो 360 डिग्री होता है। 2 पाई n। तो एक चक्कर में, क्योंकि एक चक्कर में कण कितना हो गया? 2 पाई मतलब 360 रेडियन से घूम जाती है। यदि एक वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r और 1 सेकंड में n चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी वृत्त की परिधि को इंटू n 2 पाई r n है। यदि उसकी रेखीय चाल लीनियर स्पीड होगी तब, अर्थात v = 2 पाई r n हो जाएगा ना। v = क्या हो गया? 2 पाई r इंटू 2 पाई n इंटू r। W/r हम बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि W = 2 पाई n होता है W बराबर। तो रेखीय चाल हमारा कोणीय चाल इंटू त्रिज्या हो जाता है। रेखीय चाल क्या होता है? रेखीय चाल हमारा कोणीय चाल इंटू त्रिज्या हो जाता है। रेखीय चाल कोणीय चाल इंटू त्रिज्या हो जाता है। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। न्यूटन गति के नियम तो देखिए बहुत जरूरी है। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादन किया था। प्रिंसिपिया में किसने? तो न्यूटन ने अपने पुस्तक में प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादन किया था। गति का नियम क्या होता है? कब का बात है ये? तो 1687 का बात है दोस्तों। कब का बात है? 1687 का बात है। न्यूटन ने 1687 में क्या किया था? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया लिखा था, उसी में सबसे पहले नियम का प्रतिपादन किया, गति के नियम का। चलिए, पर सबसे पहले नियम के लिए क्या लिखा था? न्यूटन के प्रथम नियम में क्या लिखा था उसने? तो यदि भी कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में रहना चाहेगी, यदि वह एक समान चाल से चल रही है तो सीधी रहना चाहेगी।
ठीक ना। वो चलते रहना चाहेगी तो वैसे ही चलती रहेगी, तब उस पर कोई बाह्य बल जब तक हम बाहर से नहीं लगाते, रोके नहीं, अर्थात जब यह चल रहा है तो वो चलते ही रहना चाहेगा, चलते ही रहना चाहेगा, चलते ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर रोका ना जाए, ठीक ना। कोई भी चीज़ है रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, जब तक उसे फोर्स नहीं लगाएंगे तब नहीं चलेगा वो, ठीक ना। जब तक किसी उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रथम नियम का ही जो क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कह देते हैं, ठीक ना। गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम किसको कहते हैं, प्रथम नियम को कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। उसके द्रव्यमान के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से देखिए बल की परिभाषा क्या है, तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन हो रहा था ना, और यह परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। यह बल एक सदिश राशि होता है, इसका ऐसा मतलब न्यूटन होता है। तो बल की परिभाषा ये प्रथम नियम से मिलता है। जब एक विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री था, जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। जब बल है विपरीत दिशा में लग रहा है तो उस दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाता है, सीधा हो जाता है। जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री हो जाता है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है तो 0 डिग्री हो जाता है। चलते हैं दूसरा देखते हैं, जड़त्व के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं पहले। ठहरी हुई मोटर जब रेलगाड़ी में अचानक चल पड़ने पर उसके बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं सटाक से। चलती हुई मोटर कार का अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि जड़ उसका पकड़ के रखता है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से बैठने से धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, यह भी जड़त्व का उदाहरण है। संवेग क्या होता है, संवेग मोमेंटम, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान में और वेग के गुणनफल को उस वस्तु के संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान होता है। वेग कितना है और उसका द्रव्यमान कितना है, उसके हिसाब से हम लोग संवेग निकाल सकते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, इसका ऐसा मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग का क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। तो द्रव्यमान का हमारा किलोग्राम हो जाएगा, वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पहले बड़ा है इसलिए पहले लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड उसके बाद में लिखेंगे। न्यूटन के द्वितीय गति नियम देखते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति पढ़ते तो देख लिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी भी वस्तु है, कोई वस्तु है, उसमें जो संवेग में परिवर्तन होगा, उसके संवेग में मतलब वेग में परिवर्तन होगा, संवेग मतलब वेग और द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, जो कितना टाइम दर से होगा उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती, मतलब कितना बल लगाया जा रहा है उसी बल पर डिपेंड करेगा कि उसका संवेग कितना हो रहा है, समानुपाती होता है, बराबर होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। वह संवेग जो होता है किस में होता है, तो परिवर्तन बल की दिशा में ही होगा, जिधर बल लगाया जाएगा उधर क्या होगा, उसका संवेग जाएगा। जब अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा त्वरण A वस्तु के द्रव्यमान m, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma हमारा, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या हो गया हमारा, F बराबर ma। तो फोर्स लगा रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन लगा रहे हैं ना, और यही बल का व्यंजक होता है F बराबर ma। तो ये जो है F बराबर ma किधर से मिला, न्यूटन का द्वितीय गति के नियम से। इसमें क्या था कि आरोपित बल F जो होता है बल की दिशा A त्वरण वस्तु के द्रव्यमान m, तो न्यूटन के दूसरे नियम से एक होता है। तो इसमें क्या कह रहा था कि जो है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु के आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। मतलब जिधर बल लगाया जाएगा हम लोग उधर हमारा क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो F बराबर ma हमारा बल का व्यंजक दूसरे गति के दूसरे नियम से मिला। किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर kx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, kx, जहाँ के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। के जो है स्प्रिंग का बल का नियतांक है। स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल का परिमाण स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। माने स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि किया जाए, लंबाई को बढ़ाया जाए, वैसे ही और खींचने का अपने आप तरफ आकर्षित करेगा, और उसमें प्रत्यानयन जो होता है बल का परिमाण स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाने लगता है। यदि स्प्रिंग के बल नियतांक के को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक n के हो जाएगा। प्रथम नियम से दूसरे नियम का ही अंग होता है। प्रथम नियम किसका अंग है, दूसरे नियम का ही अंग है। प्रथम नियम जो प्रथम नियम बना है वो दूसरे नियम का ही अंग होता है। दूसरे नियम का अंग है प्रथम नियम, ठीक ना। प्रथम नियम जो है वो दूसरे नियम का अंग है। तो हम लोग देख लिए, हम लोग जो देखे थे ना बच में, कैच जब पकड़ते थे तो पीछे की ओर हाथ को खींचते थे तो उसमें क्या होता था,
चोट कम लगता था, जिसकी वजह से यही हमारा जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम का ही उदाहरण इसमें फिट बैठता है, ठीक ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण देना चाहिए था, नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, क्रिकेट का खेल, जब एक फील्डर गेंद को पकड़ता है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने से गेंद के वेग शून्य होते हैं, ठीक ना। ये क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम बता रहा है, ए/m जो होता है, और जिससे हाथों पर लगने वाले बल कम हो जाता है और चोट नहीं लगती है। भारी वाहन बनाम हल्की कार। एक भारी ट्रक को एक छोटी कार के बराबर रफ्तार देने के लिए, त्वरण देने के लिए बहुत अधिक इंजन बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होगा। यही हमारा द्रव्यमान जो मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है। फुटबॉल को किक मारना, अगर आप फुटबॉल को ज़ोर से किक मारते हैं तो अधिक बल लगेगा, तो वह धीमी किक की तुलना में ज़्यादा दूर तक जाएगी। यही हमारा क्या कहलाता है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम का उदाहरण है। अब चलिए न्यूटन का तृतीय नियम देखते हैं, ठीक ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हम लोग थर्ड लॉ में देखे थे ना। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाली पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से किनारे पर बंदूक नाव के पीछे की ओर हट जाता है। रॉकेट को उड़ाने में, ये सब जो है ये तृतीय नियम में है। इसको जड़त्व मत समझ लीजिएगा। ये जो है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगता है, ये न्यूटन का तृतीय नियम में आता है। नाव से किनारे पर बंदूक की नाव को पीछे हट जाना, ये क्या है, तो तृतीय नियम है। रॉकेट को उड़ाने में जो लगता है, पीछे गैस निकलेगा, रॉकेट आगे भागेगा, तो ये हमारा तृतीय नियम ही है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है। रेखीय संवेग संरक्षण देखिए, यदि कणों के किसी समूह या फिर निकाय कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, ठीक ना, तो उसका निकाय कुल संवेग नियत रहेगा, ठीक। अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। टक्कर से पहले ये देखिए दो है, टक्कर लगने से पहले, ये दोनों में टक्कर के समय और टक्कर के बाद, इन दोनों का सबका क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। टक्कर से पहले इसका जो संवेग और टक्कर हो गया उसके बाद का जो संवेग है वो दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप होता है। ये जो है रेखीय संवेग संरक्षण किसका नियम होता है, तो न्यूटन के तृतीय गति का दूसरा रूप है। और तृतीय नियम के सभी उदाहरण इसके साथ द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक ना। टक्कर 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। तो टक्कर भी 3 प्रकार के होते हैं, ये देखते हैं। ये टक्कर जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, प्रत्यास्थ टक्कर। इस टक्कर में पिंड जिस वेग से टकराता है उस वेग से वापस लौटता है। इसमें गतिज ऊर्जा एक एवं संवेग संरक्षित रहता है। इसमें गतिज ऊर्जा एवं संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान 1 होता है। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान क्या होता है, 1। देखिए प्रत्यास्थ टक्कर उसी वेग से वापस भी लौट जाता है। प्रत्यास्थ माने इधर से टकराया फिर वापस इधर लौट गया, ठीक ना। इसमें गति ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहता है। गति का ऊर्जा और संवेग भी संरक्षित रहेगा। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान 1 होता है। जिधर से आया उधर लौट गया, इसका मान क्या रहेगा, इसका मान 1 होगा। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान क्या होता है, 1 होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर, इसमें पिंड जिस वेग से टकराता है उससे कम वेग से वापस भी आता है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान 1 से कम होता है इसमें। अप्रत्यास्थ टक्कर में ई का मान क्या होता है, प्रत्यास्थ गुणांक जिसको बोलता है, प्रत्यास्थ गुणांक का मान 1 से कम होता है। और प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक 1 का मान क्या होता है, 1 का मान मतलब कि मान 1 होता है। इसमें प्रत्यास्थ में 1 होता है और प्रत्यास्थ में 1 से कम होता है प्रत्यास्थ गुणांक। और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में देखिए, इसमें पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है और एक ही वेग से चलने लग जाता है। इससे काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहेगा लेकिन संवेग संरक्षित रहेगा। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान 0 हो जाता है इसमें, ठीक ना। इसमें क्या होता है, पिंड टक्कर के बाद जब टक्कर लेता है ना, तो टक्कर लगने के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है और चिपकने के बाद एक ही वेग में चलने लग जाता है। इसको काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है और लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ गुणांक का मान इसमें 0 हो जाता है। टक्कर लग गया तो प्रत्यास्थ गुणांक का मान 0 हो गया। और प्रत्यास्थ टक्कर में क्या देखे थे, अप्रत्यास्थ गुणांक में प्रत्यास्थ गुणांक ई कम जो है कम 1 से कम हो जाता है। इसमें पिंड जिस वेग से टकराता है ना उसमें वेग से वापस आता है, कब उससे कम वेग से वापस आता है। मैंने मान लीजिए इसे टकराया, टकराने के बाद धीरे से कम वेग से वापस आएगा। प्रत्यास्थ में जैसे गया वैसे आ गया, जैसे गया वैसे आ गया। प्रत्यास्थ टक्कर बोला जाता है इसमें। जिससे टकराता है वैसे वेग से वापस आता है। इसका जो है मान 1 होता है। क्या होता है, मान 1 होता है। और इसमें 1 से कम का होता है, इसीलिए कम होता है क्योंकि जा रहा है स्पीड में, आ रहा है धीरे धीरे टकराने के बाद। आई में क्या हो रहा था, टकरा रहा था, टकराने के बाद वो दूसरा रास्ता धर ले रहा था, दोनों मिल के।
चलिए कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक में क्या है, आवेग। आवेग क्या होता है, तो जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करेगा ना, तो बल समय अंतराल के गुणनफल के उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग देखिएगा, इसमें मतलब आप लोग देखते होंगे जो है क्रिकेट में छक्का मारा जाता है, कुछ समय के लिए बॉल जो पड़ता है वो बैट पे पड़ता है और वहीं से कितना दूर तक छक्का जाता है ना। तो मात्र माइक्रो सेकंड में वो जो है चोट लगता है गेंद को, और लगने के बाद वो कितना दूर तक जाता है। तो ये वही कह रहा है कि बल लगाया गया बहुत कम समय के लिए, समय अंतराल मतलब बहुत थोड़ी समय के लिए, और समय में परिवर्तन हो गया कितना दूर। तो आवेग एक सदिश राशि होता है जिसका मात्रक न्यूटन एस होता है, न्यूटन सेकेंड होता है आवेग का। तो इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। जिधर बल लगाया जाएगा पूर्व दिशा में छक्का मारा जाएगा तो पूर्वे में न जाएगा। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। घर्षण बल जो होता है प्रयुक्त बल का क्या करेगा, विरोध करेगा। घर्षण उसको रोकने का काम करता है बलों को। कोई भी चीज़ है उसको घसका रहे हैं तो नीचे से उसका घर्षण उसको रोकने का काम कर रहा है ना। अगर वो नहीं रहेगा, मान के चलिए तेल गिरा दिया जाए कोई सतह चिकना सतह पे, तो घर्षण उसमें कम हो जाएगा। तब वो बल लगाएंगे, धीरे से धकेलेंगे तो स्पीड में धकेलाएगा। लेकिन वहीं सड़क पे अगर धकेलने को बोल दिया जाए तो धकेलेंगे हम लोग तो वो धकेलाएगा, वही चीज़ बहुत वेट हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो यही कह रहा है, घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल का विरोध करता है। घर्षण बल उसको रोकने का काम करता है बल को, और भारी कर देता है उस चीज़ को। वहीं घर्षण बल अगर कम कर दिया जाए, धकेला जाए, तो वही तेल पे कितना फिसल जाता है कोई भी वस्तु। चलिए अभी केंद्रीय बल देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है ना, तो उस वेग पर वह एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने लगता है। अभी केंद्रीय बल देखे थे ना, रही है कोई वस्तु ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो सेंटर की ओर क्या लगाती है, अपना फोर्स लगाती है। किधर, सेंटर पे। वही कह रहा है अभिकेंद्रीय, मतलब कि सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर फोर्स लगाना। तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, वही बल हमारा अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल पाएगा। अगर ये बल बीच में नहीं लगेगा ना, तो ये बार सीधा भाग जाएगा। यदि कोई यम द्रव्यमान एक पिंड भी चाल से आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, तो उसका कार्यकारी वृत्त का केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल होता है बराबर mv²/r। mv²/r, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, चाल है, r क्या है, त्रिज्या है। द्रव्यमान इंटू चाल का स्क्वायर बाई त्रिज्या, ये हमारा अभिकेंद्रीय बल मतलब फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे ही अपकेंद्रीय बल भी लगता है। जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड के समान सम्मानित नहीं किया जा सकता। वे बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्वीय बल है या फिर छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में कार्य करती है। कपड़ा सुखाने मशीन, दूध के मक्खन निकालने के लिए मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के विपरीत सिद्धांत पर कार्य करती है। जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, वो बाहर की ओर क्या लगाती है, बल लगाती है। तभी ना बाहर जो है छींटा मार के पानी निकल जाता है बाहर, और जो है कपड़ा सूख जाता है। दूध से मक्खन अगर महते हैं, हम लोग देखे होंगे, आप लोग रही देखे होंगे, ऐसे 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 होता है और बीच में डंडा होता है, इसको हम लोग गोल गोल घुमाते हैं, तो ये बाहर की ओर छींटा मारता है मक्खन को, दूध को बाहर छींटा मारता है ना, तो बाहर जो छींटा मारता है ये अपकेंद्रीय बल कहलाता है। और वही अंदर हम लोग जो देखे थे अभिकेंद्रीय बल, वो अंदर की ओर जो हो रहा था, वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए अंदर की ओर बल लगा रहा था। तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय आप समझ गए होंगे। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाली अभिकेंद्रीय बल को प्रतिक्रिया होती है। वृत्तीय पथ पर जो गतिमान वस्तु होती है उस पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुआं में देखे होंगे आप लोग, कुएं की दीवार ऐसे ऐसे घूमते रहता है सब, तो क्या करता है, कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, ये अंदर की ओर बल लगाती रहती है। वो ऐसे ऐसे जाने के लिए अंदर की ओर बल लगाती रहती है, अंदर की ओर, लेकिन देखने में लगता है कि वो बाहर बल लगा रही है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमण का केंद्रीय बल कह देते हैं लोग, जो कि गलत है, वो अंदर की ही बल लगा रहती होती है। तो कुआं, तो मौत का कुआं में जो गोल घूमता है वो क्या कैसे कहाँ बल लगाता है, अपकेंद्रीय कि अभिकेंद्रीय, तो अभिकेंद्रीय बल लगाता है। क्या लगाता है, अभिकेंद्रीय बल लगाता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलत है जो अगर बोलेगा अपकेंद्रीय बल है। बल आघूर्ण क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने में प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा उस अक्ष बल की क्रिया रेखा के बीच का लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण T बराबर बल गुणे आघूर्ण हो जाएगा हमारा, ठीक ना, जिसको बल आघूर्ण कहेंगे। यह एक सदिश राशि होता है, एक मात्रक न्यूटन भी होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। सरल मशीन देखिएगा, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है।
सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे कि उत्तोलक या फिर घिरनी या फिर आनत बल, स्क्रू जैक, ये सब क्या हो जाएगा, सरल मशीन हो जाएगा, है ना। उत्तोलक कोई भी चीज़ है उठाते हैं हम लोग ऐसे करके, यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, दबाएंगे तो ये ऊपर उठेगा, तो ये हमारा उत्तोलक कहलाता है। घिरनी हो गया, आनत तल, स्क्रू जैक, स्क्रू आप लोग देखे होंगे, ऐसे 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 स्क्रू रहता है, ठीक ना, स्क्रू ऐसा रहता है ना, इसको हम लोग गोल गोल घुमाते हैं तो नीचे जाएगा चाहे ऊपर जाएगा। ये सरल मशीन, ये सब जितना भी है क्या है, सरल मशीन है। इसमें बांटा गया है, देखिए कैसे कैसे बांटा गया है। उत्तोलक, उत्तोलक हम लोग कहते हैं लीवर। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है, छड़ जैसा होती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, आलम्ब, आयास और भार। फलक्रम, इफोर्ट और लोड। लोड जहाँ पे रखा रहेगा लोड, आयास जहाँ पे इफोर्ट लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा, आलम्ब फलक्रम जहाँ पे फल प्राप्त होगा हम लोग को। तो ये हमारा देखिए लोड, तो लोड लगाया जाएगा जहाँ पे, आयास इफोर्ट जहाँ पे। देखिए निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की जड़ छड़ जो है स्वतंत्र पूर्वक घूम सकते हैं, उसे आलम्ब कहते हैं। आयास इफोर्ट, उत्तोलक के उपयोग में आने के लिए उस पर बल लगाया जाता है, उसे हम लोग आयास कहते हैं, इफोर्ट लगाते हैं। लोड, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाएगा ना, जो वही हमारा लोड कहाएगा। अथवा रुकावट हटाई जाती है, उसे हम लोग भार कहते हैं, लोड कहते हैं। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तोलक जो होती है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। बल आघूर्ण हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, कि बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा, एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण हम देखे थे ना, बल आघूर्ण क्या था, तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच के लंबवत दूरी को गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी दरवाजे को हत्थे से पकड़कर खोलते हैं तो वास्तव में उस पर बल आघूर्ण लगा रहे होते हैं, ठीक ना। किसी दरवाजे को धीरे से खोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो बल आघूर्ण लगा रहे हैं, उठा थोड़े रहे हैं, पटक थोड़े रहे हैं, उस पर बल आघूर्ण लगा रहे हैं, घूरने वाला बल लगा रहे हैं, ठीक ना। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसकी जितनी अधिक होगी वस्तु घुमाना उतना ही आसान होगा, इसलिए लंबे हैंडल वाले पारने वाले से नट खोलना आसान होता है। आप लोगों ने देखे होंगे जो लंबा लंबा हैंडल होता है, एक छोटा नल वाला देखिएगा जो हैंडल हो खोलने के लिए, एक बड़ा ले लीजिएगा, देखिए किस कौन सा ज़्यादा खुलेगा जल्दी, तो ये बड़ा वाला से कम दम लगाइएगा तो खुलेगा, क्योंकि ये जो है लोड इस पर बड़ा वाला से ज़्यादा पड़ता है, यही कहना चाह रहा है बल आघूर्ण, ठीक ना। तो उत्तोलक हम लोग देख लिए, तो आलम्ब जो था ये भी आयास भार सब देख लिए। और उत्तोलक जो बल था, उत्तोलक ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज ने उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या को नींव रखी थी, किसने, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज जो था वही इसी ने उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी थी। आर्किमिडीज ने उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की, यही उत्तोलक जो है आलम्ब, आयास और भार जो है, इसी का जो है आर्किमिडीज ने इसका क्या रखा था, सिद्धांत की व्याख्या को नींव रखी थी। बड़ी आसानी से हम किसी हल्के भारी चीज़ को भी बड़ी आसानी से उठा सकते हैं इसी के मदद से। तो किसने दिया था, ये आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। बढ़िया चीज़ है। उत्तोलक बल आघूर्ण कौन दिया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये भार लगाया, पॉट लगाया जा रहा है, आयास भुजा, आलम्ब यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। तो भार इंटू भार भुजा, आयास इंटू आयास भुजा, ये सब समझने वाली चीज़ है। यांत्रिक लाभ क्या मिलेगा, भार आयास इंटू आयास फालतू चीज़। चलिए उत्तोलक के प्रकार देखिए, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इस बार के उत्तोलकों में आलम्ब F जो होता है, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, तो जो है आलम्ब जो है F, आलम्ब जो है F, आयास E तथा भार W के बीच होता है, E तथा W के बीच में होता है आलम्ब, ठीक ना। फोर्स, इफोर्ट, यहाँ पे इफोर्ट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, भार, यहाँ पे भार रहेगा, तो ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण है कैंची, पिलास, सणसी, तराजू, कील। तराजू देखे हैं ना, इधर लटका रहता है, भार इधर बीच में से ऐसे, तो ये हमारा तराजू हो जाता है। कैंची वो चीज़ देखे होंगे, कैंची ऐसे रहता है, तो यहाँ पे रहता है हमारा बीच में क्या रहता है, F रहता है, आलम्ब रहता है, ये काम करता है, ये काम करता है, हम लोग इफोर्ट लगाते हैं इधर से। और ऐसे ही पिलास भी है, सणसी हो गया, तराजू, कील उखाड़ने की मशीन, कील जो उखाड़ते हैं हम लोग ऐसे करके रहता है, कील उखाड़ने वाला, यहाँ पे छेदा करके कीलों को वैसे उखाड़ते हैं ऐसे करके, तो ये हमारा बीच में हो गया। और इसको फलक्रम हो गया हमारा।
है ना, वो लोड हो गया और इधर से हम लोग क्या करते हैं, इफोर्ट लगाते हैं। तो बीच में क्या आ गया हमारा, आलम्ब आ गया। बीच में आलम्ब आ रहा है मतलब समझिए कि वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। बीच में आलम्ब आ रहा है मतलब क्या हो गया, यही है ना हमारा आलम्ब था, बीच में आलम्ब आ रहा है। कैंची हो गया, कैंची जो है ऐसे करके कैंची बीच में आ रहा है तो ये हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा, ठीक ना। शीश, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सब जितना भी है बीच में आलम्ब आ रहा है ना, तो बीच में अगर आलम्ब आएगा, बीच में आलम्ब आएगा, एफ आएगा, फलक्रम क्या हो जाएगा, एफ हमारा फलक्रम हो जाएगा ना, आलम्ब जिस फलक्रम बोला जाता है ना। तो बीच में अगर आलम्ब आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। फलक्रम मतलब फल नहीं समझ लेना है, फलक्रम दूसरा चीज़ है। आलम्ब हिंदी में आलम्ब याद रखना है, आलम्ब, ठीक ना। इंग्लिश में फलक्रम बोला जाता है। चलिए, तो बीच में फलक्रम रहेगा, आलम्ब रहेगा, और उसको क्या बोलेंगे, प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या होगा, तो इसमें जो है आलम्ब एफ और ई तथा डब्ल्यू बार होता है। इसमें क्या होता है, उत्तोलक के आलम्ब एफ व आयास ई, इसके बीच में भार आ जाता है, डब्ल्यू बीच में आ जाएगा इसमें। तो बीच में अगर डब्ल्यू आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। बीच में अगर एफ आ रहा था तो प्रथम श्रेणी का, बीच में डब्ल्यू आएगा तो द्वितीय श्रेणी का। इस पर उत्तोलकों के यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। उसका उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने वाला। नींबू निचोड़ने वाला देखें आप लोग, ऐसे रहता है, ठीक ना, और नीचे में ऐसे रहता है, और ये ऐसे ज्वाइंट रहता है। तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है हमारा इफोर्ट, यहाँ पे लगाते हैं। ये अब फलक्रम यहाँ पे आ गया, फलक्रम बाहर आ गया, और जब हम लोग का जो है बेनिफिट्स जो है बीच में आ गया, तो इसमें फलक्रम तो बाहर आ गया, इफोर्ट तो एक साइड में हो गया, बीच में क्या आ गया हमारा, तो हमारा भार आ गया। जो बीच में भार आ गया, नींबू निचोड़ने वाला सरौता हो जाएगा, खैनी काटने वाला मशीन, ये सब पहिए का कूड़ा ढोने के मशीन, सब ऐसे ही ना काम करता है, बीच में इसका भार रहता है। तो डब्लू मतलब भार बीच में आ गया, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। कि कौन सा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में देखिए क्या होता है, इस वर्ग में उत्तोलकों के आलम्ब एफ जो है, भार जो है डब्लू के बीच के आयास ई क्या होता है, इसमें उत्तोलकों का आलम्ब जो होता है एफ, भार डब्लू के बीच में आयास ई आ जाता है। इसमें इफोर्ट जो होता है वो इफोर्ट बीच में आ जाता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, इसका यांत्रिक लाभ एक से कम होगा, और एक से ज़्यादा किसमें, ई क्या है, एक से लाभ एक से कम, पता नहीं क्या है, एक से अधिक होगा द्वितीय वाला, एक के बराबर, एक से अधिक, एक से मतलब सब हो जाएगा, प्रथम श्रेणी में सब हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में एक से अधिक हो जाएगा, तृतीय श्रेणी में एक से कम हो जाएगा। चलिए, पता नहीं क्या है, रट लीजिए आप भी, ठीक ना। सब जब जो रटी है, तो चिमटा देखे होंगे आप लोगों ने, चिमटा, तो चिमटा ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग इफोर्ट बीच में लगाते हैं, ये फलक्रम हो गया, और ये हमारा यहाँ पे भार है, तो यहाँ पे भार डब्लू लोड जो है, भार हमारा वेट आ गया यहाँ पे इफोर्ट लगा रहे हैं, इफोर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, ये हमारा फलक्रम हो गया। तो हमारा जो है ई हमारा क्या होता है, आयास ई हमारे बीच में आया ना, इफोर्ट हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, इफोर्ट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तब ना ये नीचे दबता है, ये ऐसे करके यहाँ पे हमारा। तो ये हमारा जो है, हमारा चिमटा, और मनुष्य का हाथ भी क्या हो जाता है, मनुष्य का हाथ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के हाथ भी जो है हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ, ये इसमें आयास ई कहाँ पे आता है, ये हमारा बीच में आता है, चिमटा पे ये हमारा फलक्रम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दबाने वाला हो गया, ऊपर नीचे यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ पे काम होता है, रोटी को उठाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है ये। गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करेगा, चाहे वस्तु की जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्वीय केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। कहाँ कार्य करेगा, नीचे से। वस्तु का जो भार है गुरुत्वीय केंद्र से ठीक नीचे कार्य करेगा, अतः गुरुत्वीय केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखा बल लगाकर हम वस्तु के संतुलित रख सकते हैं। मतलब कि गुरुत्वीय केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर अगर हम लोग ऊपरी मुखी बल लगा देंगे तो वह वस्तु का क्या कर देंगे, संतुलन, उसको रोक सकते हैं। तो संतुलन के प्रकार देखिए, संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी, उदासीन। स्थायी मतलब हमेशा के लिए रोक देंगे, अस्थायी मतलब कुछ देर के लिए, जैसे स्प्रिंग हो गया। उदासीन हो जाएगा, चलिए उदासीन भी देखेंगे सबको एक एक करके। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है, तो गुरुत्वीय केंद्र के बारे में कह रहा है, गुरुत्वीय केंद्र के बारे में, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। सबसे पहले स्थायी देखते हैं, स्थायी संतुलन क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल भी हटाते हुए पुनः आ जाए, जैसे स्प्रिंग, यही हमारा स्थायी संतुलन कहते हैं। तो ऐसे संतुलन, स्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसका संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए, थोड़ा सा हटाया जाए, वहाँ से दूसरा जगह रखा जाए, किया जाए, और बल हटाते ही फिर से वह अपनी स्थिति में आ जाए, तो वह संतुलित को स्थायी संतुलन कहेंगे। मतलब वो जो स्प्रिंग हमारा स्थायी हो संतुलन।
अस्थायी संतुलन देखिए, यदि किसी वस्तु को उसका संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो उसको अस्थायी संतुलन कहते हैं। कोई भी चीज़ है उसको खींच के छोड़ देंगे तो वो खिंचले रह जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, माफ़ करिएगा, तो देखिए हम देखिए स्थायी संतुलन का एग्जाम्पल कुछ और दे रहे थे। देखिए यहाँ पे कह रहा है शंकु का अपने आधार पर खड़ा होना। शंकु है, कोई भी शंकु है, ये ऐसे करके, सॉरी शंकु हमारा ऐसे हो गया, तो ये खड़ा है, तो ये स्थायी खड़ा है, ये हमेशा के लिए खड़ा है। और अस्थायी संतुलन में देखिए क्या दिया, शंकु का अपनी नोक पर खड़ा होना। और कोई शंकु को हम लोग ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये कुछ देर के लिए खड़ा रहेगा फिर गिर जाएगा। उदासीन संतुलन में देखिए, मेज पर लेटा हुआ बेलन, मेज पर लेटा हुआ बेलन, तो ये मेज है और यहाँ पे नेचुरल इक्विलिब्रियम मतलब लेटा हुआ बेलन है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, तो ये उदासीन संतुलन है। तो यदि वस्तु को हिलाने पर वह नई स्थिति में जाकर वो ठहर जाए और उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रह जाए, यही हमारा उदासीन संतुलन कहेगा। मतलब जहाँ भी ढकेल दे वहीं बना रह जाए, फिर वहाँ से ढकेल दे उधर बना रह जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेज पर लेटा हुआ बेलन, सिलेंडर या फिर लुढ़कती हुई गेंद। तो यह क्या है, गेंद ही ना है, बेलन या गेंद हो गया। स्टेबल है, ये वाला जो है देख रहे हैं, स्टेबल एक जगह हिलने वाला डुलने वाला ना है, लेकिन ये जो है ये अनस्टेबल है, ये कभी भी थोड़ा सा हिलने पर चुक से गिर जाएगा, है ना। देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए ये हमारा क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन। ये स्टेबल बीच में ही रहेगा, इधर उधर जाएगा, बीच में अटकेगा। लेकिन ये जो है अनस्टेबल है, इधर गया तो नीचे गिर जाएगा, इधर जाएगा इधर नीचे गिर जाएगा। कितना मस्त समझा दिया। चलिए हम लोग देख ही लिए अस्थायी और उदासीन, ठीक ना। तो हम लोग यही किसी वस्तु को उसकी संतुलन पर छोड़ा या विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो अस्थायी संतुलन कहेंगे। उदासीन संतुलन में देखिए वस्तु को संतुलन थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसकी ऊंचाई पर बना रहे तो छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाए, तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। वही बात है, अच्छा समझ कर चुके हम लोग। आगे बढ़ते हैं। स्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। घर्षण देखिए, छोड़िए घर्षण देखिए, घर्षण फ्रिक्शन, यह एक प्रकार का बल है जो सदैव गति विपरीत दिशा में करती है, जो सदैव जो है गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण किधर लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। थोड़ा सा हम लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कहीं से क्वेश्चन अगर उठ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। वस्तु का जो है गुरुत्वीय केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, किसमें, स्थायी संतुलन की शर्तों में कह रहा है। और गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो गुरुत्वीय केंद्र नीचे बना रहा है, वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, वस्तु के आधार से ही गुजरनी चाहिए, तब जाके वो स्थायी रहेगा। घर्षण में क्या देखे थे, घर्षण जो एक प्रकार का बल है जो सदैव गति के विपरीत कार्य करेगा। गति इधर कर रहा है तो घर्षण नीचे कार्य करता है, उसके जड़ में रोकने का कार्य करता है घर्षण, उसके विपरीत कार्य करता है घर्षण। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है घर्षण बल का मान उसके सतह जो होता है ना, सतह, घर्षण बल के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, या सतह की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो उसका सतह का प्रकृति कैसा है। अब मान के चलिए बड़ा सा है, नीचे तेल बिछाया गया है, सतह ही मोटा सा सतह है लेकिन तेल है तो सरक जाएगा, घर्षण बल भाड़ में गया। लेकिन छोटा सा ही है, घर्षण बल इसका पूरा रुखड़ा है, तो ये घर्षण बहुत ज़्यादा करेगा नहीं। तो इसका सतह पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसाता है, ठीक ना। प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके सतह पर निर्भर नहीं करेगा। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, घर्षण के कारण ऊर्जा का कमी क्षय नहीं होगा, यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। जो घर्षण अगर होता है ना, मान के चलिए यहाँ पे घर्षण हो रहा है नीचे, तो हम लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो है इसका ऊर्जा का तो क्षय नहीं हो रहा है, वो नीचे घर्षण करके उसको टेम्परेचर ऊर्जा में बदल रहा है, तो नीचे का सतह गर्म हो जाएगा। तो जो है ऊर्जा तो बदल जा रहा है, तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है घर्षण के कारण, ख़त्म थोड़ी हो रहा है। घर्षण के कारण उसका क्षय थोड़ी हो रहा है, ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा है, उस टेम्परेचर में बदल जा रहा है। बहुत मस्त लाइन दिया हुआ है। आगे देखते हैं घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के 4 प्रकार होते हैं। स्थैतिक घर्षण, पिंड की स्थिर अवस्था में जब स्थिर रहेगा तो उसको स्थितिक घर्षण कहेंगे। सीमांत घर्षण, पिंड को सरकाने की अवस्था में, जब सीमांत घर्षण किसे बोलते हैं, जब पिंड सरकने की अवस्था में रहता है, ऐसे करके सरकने से सरक रहा है, ठीक ना। और आगे हमारा गतिज या फिर सर्पी घर्षण, ऐसे सर्पी घर्षण, तो पिंड के अनंत तल पर फिसलने की अवस्था में ये हमारा जो है सर्पी घर्षण कहते हैं, गोल गोल रुक जाता है,
लोटनी घर्षण, अच्छा पिंड के लुढ़कने की व्यवस्था को हम लोग लोटनी घर्षण कहते हैं। लुढ़क गया, लुढ़क गया, लुढ़क गया, लुढ़क गया, लुढ़क गया, इसको लोटनी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण जो सिसिर रहा है, सिसिर रहा है, सर्पी घर्षण गतिज बोलते हैं उसको, या फिर सर्पी घर्षण पिंड के आनत तल पर फिसलने की अवस्था में। ऐसे करके ये पिंड फिसलते हुए नीचे आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण हो जाएगा। लोटनी मतलब लोटते लोटते आ रहा है नीचे, लोटनी घर्षण हो जाएगा। सीमांत घर्षण पिंड को सरकने की अवस्था में है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे रखा हुआ है, अब सरक जाएगा, अब सरक जाएगा, अब सरक जाएगा, तो सरकने की अवस्था में जो रहता है वो हमारा हो जाता है सीमांत घर्षण। स्थैतिक तो स्थिर रहेगा तो स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, क्योंकि वो घर्षण उसमें सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, तभी ना उसमें घर्षण सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, उसमें स्थैतिक घर्षण है, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी गिरने वाला नहीं है वो। उसके बाद गतिज या सर्पी घर्षण हो जाएगा। सर्पी घर्षण क्या था, सर्पी घर्षण था कि फिसलने की अवस्था में था लेकिन वो फिसल नहीं रहा था, कभी फिसल सकता है। लोटनी घर्षण में वो लौट जाएगा, सबसे कम होता है लोटनी घर्षण में। लोटनी घर्षण में ना सबसे ज़्यादा घर्षण किस में लग रहा है, स्थैतिक में, तभी ना वो रुका हुआ था, घर्षण नीचे चिपका के रख लेता। गतिज घर्षण सर्पी घर्षण जो हो गया इससे कम हो गया, सबसे कम वो लोटनी घर्षण में होता है, घर्षण सबसे कम, ठीक ना। चलिए घर्षण गुणांक भी थोड़ा सा देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा। तो घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल F बराबर अभिलंब प्रतिक्रिया बल R किसके समानुपाती होगा, घर्षण बल तो प्रतिक्रिया बल R के समानुपाती होगा। फोर्स माने घर्षण बल किसका समानुपाती, प्रतिक्रिया बल का। F बराबर R हमारा म्यू आर हो गया है, म्यू बराबर F/R हो जाएगा, पाई बराबर म्यू बाई आर, F/R, पाई बराबर F/R। यहाँ पे देखिए घर्षण है, इधर गति कर रहे हैं और घर्षण जो है नीचे है, और जो है mg यानी घर्षण गुणांक पाई, घर्षण बल F बट्टा विलंब प्रतिक्रिया बल। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। घर्षण गुणांक का मान कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1 के बीच में होता है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक कैसा है, तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक में मात्रक ना होता है, ना ही क्या होता है, बीमा होता है। तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। इसमें ना ही मात्रक होता है ना ही बीमा होता है घर्षण गुणांक में। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। देख रहे कितना इंपॉर्टेंट लाइन, घर्षण बल के अधीन अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक। चलिए यहीं तक था दोस्तों, ये शुरू करते हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन सा पढ़ना था, ठीक ना। सामाजिक सुधार अधिनियम टॉपिक नंबर 60। आप लोग देखिएगा, शिशु पर प्रतिबंध लगाया था सर जॉन शोर ने और ब्लेजली ने शिशु प्रतिबंध पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, शिशुवध पर प्रतिबंध। 1798 शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, 1805 में ब्लेजली ने लगाया था। आगे देखा जाए तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में लगाया था। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, किसके सिफारिश पर, तो राजाराम मोहन राय। दास प्रथा पर प्रतिबंध उसी समय लगाया था, एलन बोरो ने लगाया था। दास प्रथा, सती प्रथा, ठगी प्रथा, दोनों विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर ठगी प्रथा को 1829 और 30 में लगाया गया था। दास प्रथा पर जो है एलन बोरो ने लगाया था। दास प्रथा पर किसने लगाया था, एलन बोरो। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बोरो ने लगाया था 1843 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था, एलन बोरो ने 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो दास प्रथा पर जो था प्रतिबंध 1843 में लगाया था एलन बोरो के समय में। अरे ब्रो, तुम लोग अभी भी दास रहते हो। 1843 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में लगाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग में लगाया था 1856 में। विधवा विवाह की अनुमति दिया था, यही है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा विवाह पुनर्विवाह से किया गया था 1856 में। नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थब्रुक के समय में, 1872 में जन अंतरजातीय विवाह जिसको बोला जाता है, अंतरजातीय विवाह, इसको क्या, इसका विषय था अंतरजातीय विवाह। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक इसको बंद करवाया था 1872 में। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को बंद करवाया था नॉर्थब्रुक। एज ऑफ कंसेंट एक्ट
लैंसडाउन ने इसको बंद करवाया था, लैंसडाउन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट को लैंसडाउन ने बंद करवाया 1891 में। लड़की के लिए विवाह की आयु शारदा एक्ट इरविन के द्वारा निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। शारदा एक्ट इरविन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन, एज क्या हो गया? डाउन हो गया। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। आगे क्या है? दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन ब्रो, दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन ब्रो 1843। सती प्रथा 1829, शिशुवध प्रतिबंध जॉन शोर 1798, वेलेजली 1805। चलिए बताइएगा, शिशुवध प्रतिबंध सर जॉन शोर और वेलेजली। तो सर जॉन शोर जो था 1798 सर जॉन शोर, और जो वेलेजली कब? 1805। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन ब्रो 1843। एलन ब्रो 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन ब्रो 1843। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा लगाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा तो लॉर्ड कैनिंग ने लगाया था 1856। लॉर्ड कैनिंग ने लगाया था 1856। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक जो था 1872 में। अंतर्जातीय विवाह, नेटिव मैरिज एक्ट मतलब क्या हो गया? अंतर्जातीय, दूसरे जातीय विवाह, दूसरे जात के से विवाह करना। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक 1872 में लगाया था। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक ने लगाया था 1872 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन 1891 में। लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया, कम से कम 12 वर्ष, इससे भी छोटा में हो जाता था, बताइए। तो लड़की के लिए विवाह की जो आयु थी 12 वर्ष निर्धारित किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन, शारदा एक्ट इरविन, शारदा एक्ट इरविन 1929 में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम 14 और लड़का की 18। शारदा एक्ट इरविन 1929। शारदा एक्ट इरविन 1929। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन याद करते हैं। फैरेजी आंदोलन जो था 1819 में फरीदपुर बंगाल में फैरेजी आंदोलन किया गया था। फैरेजी आंदोलन कहाँ पे? फरीदपुर बंगाल में। कब? 1819। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। फैरेजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। फैरेजी आंदोलन 1819 में फरीदपुर बंगाल में संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तायूनी आंदोलन 1839, फैरेजी आंदोलन 1819, तायूनी आंदोलन 1839 ढाका में किया गया। तायूनी आंदोलन कहाँ पे? ढाका में। करामत अली जौनपुरी ने किया था, संस्थापक थे करामत अली जौनपुरी, ठीक ना। तायूनी आंदोलन के जौनपुरी थे करामत अली जौनपुरी। तायूनी आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। 1839 में ढाका में किया गया था। फरीदपुर बंगाल में कौन सा आंदोलन किया गया था? फैरेजी आंदोलन 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। दारुल उलूम 1867 में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही के इसका संस्थापक। अलीगढ़ आंदोलन जो था 1875 में अलीगढ़ में किया गया, सर सैयद अहमद खान ने किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में किया। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में फरीदकोट कादियान के मर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक। नदवातुल उलेमा 1894-95 में लखनऊ में किया गया था इसका। मौलाना शिबली नुमानी, नदवातुल उलेमा जो है मौलाना शिबली नुमानी। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर देखते हैं। अब हम लोग आते हैं जियोग्राफी में, पेज नंबर 119, टॉपिक नंबर 23। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से कहाँ पे है? बेलफास्ट जो है नगर, ये कहाँ पर है? अच्छा, किस लिए प्रसिद्ध है? उद्योग के लिए, तो जहाज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है बेलफास्ट। मैंने इतना फास्ट में जहाज़ बनाया जाता है,
फास्टली जहाज़ बनाया जाता है, जहाज़ निर्माण किया जाता है बेलफास्ट में। बर्मिंघम में क्या बनाया जाता है, तो लोहा का इस्पात, लोहा और इस्पात बनाया जाता है बर्मिंघम में। एसेन में क्या बनाया जाता है, एसेन में जो है लोहा और इस्पात ही बनाया जाता है। बर्मिंघम लोहा एवं इस्पात बनाया जाता है, एसेन में लोहा एवं इस्पात बनाया जाता है। बर्मिंघम में क्या बनाया जाता है, लोहा और इस्पात। एसेन में क्या बनाया जाता है, लोहा एवं इस्पात। हवाना में क्या बनाया जाता है, सिगार बनाया जाता है, सिगार, सियार नहीं जी, सिगार। हवाना में क्या बनाया जाता है, सिगार, पीने वाला सिगार जो होता है। लॉस एंजल्स में पेट्रोलियम और फिल्म बनाया जाता है, लॉस एंजल्स में पेट्रोलियम उत्पादन होता है और फिल्म बनाया जाता है। कोबे लोहा इस्पात, तो देखिएगा लोहा इस्पात में बर्मिंघम, एसेन, कोबे। बर्मिंघम, एसेन, कोबे ये हमारा लोहा इस्पात के लिए। और क्या है, चेलियाबिस्क, चेलियाबिस्क है, पीटर्सबर्ग है, चेलियाबिस्क है, पीटर्सबर्ग है और चेलियाबिस्क। यहाँ पे हम लोग चेलियाबिस्क लोहा इस्पात के लिए, यहाँ पे पीटर्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए, और कहीं पे है 5 जगह लोहा इस्पात है। तो देखना है बर्मिंघम, एसेन, उसके बाद कोबे, बर्मिंघम, एसेन, कोबे, चेलियाबिस्क और क्या हो गया हमारा, तो हमारा हो गया पीटर्सबर्ग। ये लोहा और इस्पात के लिए है विश्व में। तो बर्मिंघम, एसेन, कोबे, चेलियाबिस्क और क्या था, तो पीटर्सबर्ग में भी लोहा और इस्पात का उद्योग धंधा चलाया जाता है। हवाना में सिगार देखे थे, लॉस एंजल्स में पेट्रोलियम फिल्म देखे थे। लियोन्स में सिल्क उद्योग, लियोन्स फ्रांस में है। लियोन्स कहाँ है, फ्रांस में है। यहाँ पे सिल्क उद्योग क्या है, सिल्क उद्योग है। लियोन्स फ्रांस में क्या है, सिल्क उद्योग है। लियोन्स फ्रांस में क्या है, लियोन्स फ्रांस में सिल्क उद्योग है। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग, मिलान में क्या है, मिलान में भी सिल्क वस्त्र उद्योग है। यहाँ पे वस्त्र बनाया जाता है सिल्क का, सिल्क बनाया जाता है लियोन्स फ्रांस में। और मिलान में क्या बनाया जाता है, तो सिल्क वस्त्र उद्योग बनाया जाता है। प्लेमाउथ जहाज़ निर्माण, प्ले मतलब माउथ में जहाज़ लेके खेल रहा है कोई लड़का। प्ले मतलब खेल रहा है, माउथ में क्या लेके, जहाज़ लेके। तो प्लेमाउथ जो है जहाज़ निर्माण के लिए बनाया जाता है जहाज़। शेफील्ड जो है ब्रिटेन में है, लियोन्स फ्रांस में था, शेफील्ड कहाँ पर है, ब्रिटेन में है। यहाँ पे कैंची छुरी बनाया जाता है शेफील्ड में। फील्ड में मत जाइएगा, कैंची छुरी लेके भीड़ जाएगा सब, फील्ड में मत जाइएगा, कैंची छुरी लेके भीड़ जाएगा। लियोन्स सिल्क उद्योग के लिए है, लियोन्स जो कि फ्रांस में है। शेफील्ड ब्रिटेन में है, शेफील्ड कहाँ है, ब्रिटेन में है, कैंची छुरी बनाया जाता है। वेनिस जो है कांच उद्योग, कांच को हम लोग वैन करते हैं, साफ़ करते हैं, वेनिस धोते हैं ना कांच को, तो कांच उद्योग। वेनिस में क्या बनाया जाता है, कांच उद्योग। वेलिंगटन में डेयरी उद्योग, वेलिंगटन, टन का टन डेयरी दूध उत्पादन किया जाता है वेलिंगटन में, टनों का टन। वेलिंगटन में डेयरी उद्योग क्या है, वेलिंगटन में डेयरी उद्योग है। ढाका में क्या है, कालीन उद्योग है। ढाका में क्या है, कालीन उद्योग है। ढाका में क्या है, ढाका में तो कालीन उद्योग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या है, कालीन उद्योग। ढाका ढक दीजिए, कालीन को क्या कर दीजिए, ढाक दीजिए। ढाका में कालीन उद्योग है, ढाका में क्या है, कालीन उद्योग, ढाक दीजिए कालीन उद्योग। नागोया में जहाज निर्माण है, सूती वस्त्र है नागोया में। जहाज़ देखिए, प्लेमाउथ जहाज़ देखे थे हम लोग। फास्टली जहाज़ बन रहा था। नागोया में हम लोग देख लिए थे, नागोया में जहाज़ निर्माण देख लिए थे। एक और है जहाज़ निर्माण, 2 जगह है जहाज़ निर्माण देखिए। ग्लास का भी जहाज़ बनता है, ग्लास का क्या बनता है, जहाज़ बनता है। तो ग्लासगो में भी जहाज़ निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक में भी जहाज़ निर्माण हो रहा है। व्लादिवोस्टॉक में क्या हो रहा है, जहाज़ निर्माण हो रहा है व्लादिवोस्टॉक में। तो व्लादिवोस्टॉक में भी क्या हो रहा है, जहाज़ निर्माण हो रहा है। वायुयान निर्माण जो होता है सिएटल में होता है। सी दीजिए, वायुयान को क्या करना है, पहले सीना है। वायुयान जो है इसको सी दीजिए, पहले चारों तरफ से इसको सी दीजिए। सिएटल में क्या है, वायुयान निर्माण होता है, वायुयान निर्माण। तो चलिए आगे लाइन से पढ़ते हैं। चलिए मिन्चिक हम लोग लोहा इस्पात देख ही लिए थे। डेट्रायट मतलब ऑटोमोबाइल। डेट्रायट में ऑटोमोबाइल क्या उद्योग है, किसका है, ऑटोमोबाइल का। डेट्रायट में क्या है, ऑटोमोबाइल। ट्रा है ना, डेट्रॉ तो यहाँ पे ऑटो, डेट्रायट में ऑटोमोबाइल, डेट्रायट में ऑटोमोबाइल। ग्लासगो में हम लोग जहाज निर्माण देख लिए थे। हॉलीवुड तो फिल्म उद्योग के लिए है ये है। कंसास जो है वो मांस उद्योग, कंस और मांस। कंसास जो है वो मांस उद्योग के लिए है।
कंसास किस लिए है? मांस उद्योग के लिए। क्यू में है इंजीनियरिंग उद्योग। क्यू में क्या है? क्यू में क्या है? क्यू में जो है वो इंजीनियरिंग उद्योग है। इंजीनियरिंग उद्योग है क्यू में। क्यू में क्या है? क्यू में जो है इंजीनियरिंग उद्योग है। क्यू में क्या है? इंजीनियरिंग उद्योग है क्यू में। मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग है। मैनचेस्टर में क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है मैनचेस्टर में। ये तो सबको पता होगा, मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग है। मैनचेस्टर को बोला ही जाता है सूती वस्त्र। क्यू में क्या है? इंजीनियरिंग उद्योग है। क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हो? क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हो? क्यू में है इंजीनियरिंग उद्योग। क्यू में क्या है? इंजीनियरिंग उद्योग। फिलाडेल्फिया जो है यहाँ पे लोकोमोटिव का उद्योग धंधा है। लोकोमोटिव फिलाडेल्फिया में क्या है? लोकोमोटिव है। फिलाडेल्फिया में लोकोमोटिव उद्योग है। फिलाडेल्फिया में क्या होता है? लोकोमोटिव है। फिलाडेल्फिया में क्या है? फिलाडेल्फिया में लोकोमोटिव। पीटर्सबर्ग में देख लिए थे लोहा और इस्पात था ही। सिएटल में पानी वाला जहाज वायुयान निर्माण है। वायुयान, देखिए हम कन्फ्यूज हो रहे हैं ना यहाँ पे। सिएटल में वायुयान मतलब यही जहाज़ निर्माण जो है, मान के चलिए सिएटल में जहाज़ निर्माण। व्लादिवोस्टॉक में भी जहाज़ निर्माण। मुल्तान में मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है। मुल्तानी मिट्टी सुने होंगे आप लोग। म्यूनिख मतलब जर्मनी में क्या बनाया जाता है? लेंस निर्माण। म्यूनिख, निखार के लेंस को निखारा जाता है। लेंस को क्या कहता है? म्यूनिख में निखार के बनाया जाता है। म्यूनिख कहाँ पर है? म्यूनिख जर्मनी में है। वहाँ पे निखार के लेंस बनाया जाता है। किस लिए? निखार के। ओसाका जो है सूती वस्त्र लोहा इस्पात के लिए भी फेमस है। लोहा इस्पात के देखिए, लोहा इस्पात एक और मिल गया हम लोग को, ओसाका। तो लोहा इस्पात जो है, लोहा इस्पात हम लोग को कौन से देख लिए? बर्मिंघम देखें, एसेन देखें, कोबे देख लिए। कोबे साथ में हम लोग क्या देखें? तो नीचे देखिए ओसाका लोहा इस्पात के लिए फेमस है, ये है। पीटर्सबर्ग हमारा है लोहा इस्पात के लिए फेमस है। और चेलियाम्बिंस्क जो है लोहा इस्पात के लिए फेमस है। जहाज़ के लिए कौन सा है? जहाज़ के लिए शुरू से देखिए तो बेलफास्ट के साथ हम लोग का जो है प्लेमाउथ के फिर कौन सा है? नागोया के साथ फिर कौन सा है? तो हमारा है ग्लासगो के साथ फिर कौन सा है? ग्लासगो के साथ व्लादिवोस्टॉक के साथ और फिर कौन है? ओसाका। तो ओसाका भी है। और पीटर्सबर्ग तो लोहा इस्पात के लिए है। सिएटल जो है वायुयान और व्लादिवोस्टॉक जहाज़ निर्माण ये सब के लिए फेमस है। सिएटल, व्लादिवोस्टॉक, ओसाका ये सब हो जाएगा। म्यूनिख तो लेंस के लिए है। और जो है सिएटल, व्लादिवोस्टॉक, ओसाका हो गया हमारा। और क्या था? ग्लासगो हो गया। ग्लासगो के साथ नागोया हो गया। नागोया में जहाज़ निर्माण होता है। सूती वस्त्र भी होता है नागोया में, जहाज़ निर्माण भी होता है। प्लेमाउथ जहाज़ हो गया हमारा। बेलफास्ट हमारा जहाज़ हो गया। लोहा इस्पात में याद रखिएगा बर्मिंघम, एसेन कहाँ है? जर्मनी में है। एसेन कहाँ है? जर्मनी में है। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में है। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में है। शेफील्ड कहाँ है? ब्रिटेन में है। शेफील्ड कहाँ है? ब्रिटेन में है। म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में है। म्यूनिख और एसेन कहाँ पे है? जर्मनी में है। ये म्यूनिख और एसेन, ठीक ना। तो एसेन में तो लोहा इस्पात होता है साथ में। और कहाँ लोहा इस्पात होता है? बर्मिंघम में भी लोहा और इस्पात होता है। कोबे में लोहा इस्पात का उद्योग है। कोबे में भी क्या है? लोहा इस्पात का उद्योग है। और क्या है? ओसाका जापान में है शायद। क्या ओसाका में भी सूती वस्त्र लोहा इस्पात का उद्योग है, ओसाका। और पीटर्सबर्ग जो है, पीटर्सबर्ग में भी क्या है? लोहा इस्पात है ना। पीटर्सबर्ग में लोहा और इस्पात है। पीटर्सबर्ग में कौन सा उद्योग है? लोहा और इस्पात का। चेलियाम्बिस्क में भी लोहा इस्पात का उद्योग है। चेलियाम्बिस्क में भी लोहा इस्पात का है, ठीक ना। बाकी आपको याद ही होगा। डेट्राइट में क्या था? ऑटोमोबाइल था। डेट्राइट में कंसास में मांस उद्योग था। क्यू में इंजीनियरिंग उद्योग था। सिएटल में वायुयान हो ही गया। म्यूनिख में जर्मनी लेंस निर्माण देख ही लिए थे। ढाका में कालीन देख ही लिए थे। वेनिस कांच उद्योग देख ही लिए थे। शेफील्ड ब्रिटेन में जो है कैंची छुरी के लिए। शेफील्ड फील्ड में जाएगा तो कैंची छुरी। मिलान में सिल्क वस्त्र उद्योग, मिलान जो है सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। मिलान मिला दीजिए, सिल्क से वस्त्र बना के मिला दीजिए। मिलान जो है सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। लियोन्स फ्रांस देख ही लिए थे सिल्क उद्योग के लिए। लियोन्स फ्रांस भी क्या है? फेमस है। कोबे में क्या है? लोहा और इस्पात है। कोबे में क्या है? कोबे में लोहा और इस्पात है। कोबे में क्या है? कोबे में लोहा और इस्पात है। लॉस एंजिल्स में पेट्रोलियम है और फिल्म है। हवाना में सिगार है। हवाना में क्या है? सिगार है। हवाना में क्या है? सिगार है। एसेन में क्या है? लोहा इस्पात है। बर्मिंघम और बेलास्ट में जहाज़ है। और चलिए हो गया ख़त्म। अब हम लोग को देखना है विविध का, देखना है भारत की प्रतिरक्षा। पेज नंबर आपका नहीं दिया हुआ है क्या?
पेज नंबर टॉपिक नंबर देख लीजिए, लास्ट में है सबसे 27 नंबर। विविध हमारा सबसे लास्ट में है ना, लूसेंट में, तो 27 नंबर टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। भारत की प्रतिरक्षा, चलिए देखते हैं। भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। सेना का तो गठन किया जाएगा भारत की रक्षा करने के लिए, और जिसका जो है सर्वोच्च सेनापति, सबसे ऊंचा सेनापति किसको बोला जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है सबसे उच्च सेनापति। किंतु जो है यह रक्षा संबंधी सारा कार्य नहीं करते हैं। रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा भले कहने के लिए सर्वोच्च सेनापति है भारत के राष्ट्रपति, लेकिन रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करते हैं। रक्षा मंत्री जो हो गए, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन, रक्षा मंत्री, यही सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करते हैं रक्षा मंत्री। कहाँ से, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो रक्षा मंत्री हैं वही क्या करते हैं, सशस्त्र सभी सेनाओं के प्रशासन का कार्य करते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करने वाले कौन हो जाएंगे, प्रशासन का कार्य करने वाले रक्षा मंत्री हो जाएंगे। वैसे भारत के सबसे सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन काम कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री और भी कोई हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अग्रलिखित 3 भागों में बांटा गया है। सशस्त्र जो सेना है जिसकी प्रशासन कौन करते हैं, तो रक्षा मंत्री करते हैं। देखिएगा, ये रक्षा मंत्री सशस्त्र सेना 3 भाग में बांटा गया है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना, जल सेना और एक किधर गया, वायुसेना, यहाँ पे है हमारा वायुसेना। तो हम लोग एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे थल सेना। आर्मी बोला जाता है जिसको, जो ज़मीन पे लड़ता है। इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ जिसमें लग जाए ना, सबसे बड़ा पोस्ट कहलाता है। तो चीफ ऑफ द आर्मी का स्टाफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहलाएगा। चीफ लगा है ना, सबसे बड़ा पोस्ट हो गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसे 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। तो थल सेना को कितने कमांड में बांटा गया है, 7 कमांड में बांटा गया है। देखिए नीचे दिया गया है, पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, ट्रेनिंग कमांड। देखिएगा तो 4 को हम लोग देख लिए। पूर्वी के बाद पश्चिमी देखेंगे, पश्चिमी के बाद उत्तरी देखेंगे, उत्तरी के बाद दक्षिणी देखेंगे, देख लिए। उसके बाद मध्य कमांड, बीच वाला जो कमांड होता है मध्य कमांड। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी कमांड, एक अलग से, दक्षिण मतलब नीचे और पश्चिम मतलब पीछे, ये वाला जो हो गया दक्षिण पश्चिमी कमांड हो गया। तो दक्षिण पश्चिम कमांड जो जयपुर में है। ट्रेनिंग कमांड शिमला में है, शिमला में ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, शिमला में होता है ट्रेनिंग, इन लोगों का, सबका नहीं। पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, पश्चिमी साइड में चंडी मंदिर, सॉरी चंडीगढ़ बोल रहे हैं, चंडी मंदिर। पश्चिमी कमांड कहाँ पे है, चंडी मंदिर में है। चंडी मंदिर मुख्यालय है पश्चिमी कमांड का। उत्तरी कमांड का उधमपुर में है। उत्तरी कमांड का कहाँ पे है, उधमपुर में है। उससे उत्तरी, उससे उधमपुर। मध्य कमांड लखनऊ है। मध्य कमांड में क्या है, लखनऊ है मध्य कमांड। ये स्थल सेना का है, आर्मी वाला का। पूर्वी कमांड कोलकाता में है। पूर्वी कमांड कोलकाता में, राइट साइड में। दक्षिणी कमांड नीचे पुणे में आइए, मुंबई पुणे में आइए। दक्षिणी कमांड कहाँ पे है, पुणे में है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर में है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर में है, राजस्थान जयपुर में है। ट्रेनिंग कमांड शिमला में हम लोग देख ही लिए थे। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर जो होता है कमांडर इन चीफ के अधीन ही होता है। जितना भी कमांड है ना, ये सारा का सारा किसका अधीन होगा, तो जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ, कमांडिंग इन चीफ के ही अधीन होता है। जितना भी कमांड है कमांडिंग इन चीफ के अधीन होगा प्रत्येक कमांड। अब आते हैं जल सेना, देखते हैं। जल सेना, नेवी जो इसको बोला जाता है, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका जो होता है किस रैंक का होता है, एडमिरल रैंक का होता है। एडमिरल रैंक का, वो चीफ रैंक का था। और ये जो जल सेना वाला जो एडमिरल रैंक का होता है, ये इसमें भी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहा जाता है, इसमें भी चीफ होता है। ये एडमिरल रैंक का होता है, एडमिरल रैंक का होता है, ठीक ना। एडमिरल रैंक का जल सेना सबसे ऊपर। देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए एडमिरल होता है। स्थल सेना में क्या होता है, अरे ऊपर जाओ ना आगे। स्थल सेना में जनरल होता है सबसे ऊपर। वायु सेना में एयर चीफ मार्शल सबसे ऊपर होता है। और जल सेना में एडमिरल सबसे ऊपर होता है, ठीक ना। तो जनरल स्थल सेना का हो गया। वायु सेना का चीफ ऑफ एयर चीफ मार्शल हो गया। एयर चीफ मार्शल लगता है। वायु सेना में क्या लगता है, मार्शल लगता है सबसे ऊपर। चीफ मार्शल हो गया सबसे ऊपर वाला, एयर मतलब हवा। एडमिरल सबसे ऊपर होता है जल सेना में। जल सेना में एडमिरल सबसे ऊपर होता है, उससे कमज़ोर वाइस एडमिरल। तो आगे मिलेगा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका प्रधान जो है वही कह रहा है, एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थल सेना का कहाँ मुख्यालय था, नई दिल्ली में है। लेकिन जल सेना का कहाँ पर है, दिल्ली में है।
मतलब घूम फिर के दिल्ली में है। समस्त जल सेना का 3 कमान में बांटा गया है। अब इसको मात्र 3 कमान में बांटा गया है। थल सेना को 7 कमान में बांटा गया था, इसको 3 कमान में बांटा गया जल सेना को। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। इसका अधिकारी जो होता है उसके नीचे वाले वाइस एडमिरल कहलाते हैं। तो एडमिरल के नीचे वाइस एडमिरल। प्रत्येक कमांड विवरण इस प्रकार है, नीचे देखिएगा। पूर्वी कमांड है, पश्चिमी कमांड है और दक्षिणी कमांड है। बाकी और कोई भी कमांड नहीं है। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। उत्तरी कमांड नहीं है। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो पूर्वी कमांड में विशाखापत्तनम हमारा मुख्यालय है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय। जल सेना का क्या है, जल सेना 3 में है और 3 में पूर्वी, पश्चिम और दक्षिणी है, जिसमें से पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई में हो गया और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोचीन में हो गया। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे हो गया, कोचीन में हो गया। कहाँ पे हो गया, कोचीन में हो गया। तो पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम में देख लिए हम लोग, जल सेना विशाखापत्तनम, और पश्चिमी कमांड मुंबई में देख लिए, दक्षिणी कमांड हमारा कोचीन में देख लिए। अब चलिए देखते हैं वायुसेना, एयर फोर्सेस। इसका प्रधान एयर चीफ ऑफ मार्शल होता है। बताए थे ना, वायु में क्या लगता है, मार्शल लगता है। तो एयर चीफ ऑफ मार्शल कहलाता है, रैंक का होता है, और इसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहा जा सकता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहा जा सकता है, या फिर एयर चीफ मार्शल भी कह सकते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। तो जल सेना और वायुसेना, थल सेना और वायुसेना। थल सेना और वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन जल सेना का मुख्यालय सिर्फ दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमान में बांटा गया है, जिसका विवरण भी इस प्रकार है। देखिए, जल सेना को 3 भाग में, थल सेना को 7 भाग में, वायुसेना को भी 7 भाग में। तो इसमें भी पूर्वी है, पूर्वी के साथ पश्चिमी है, पश्चिमी के साथ उत्तरी नहीं है। उत्तरी इसमें भी नहीं था, नहीं ना था, इसमें भी उत्तरी नहीं है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी छोड़ के दक्षिणी आ गया। ट्रेनिंग कमांड इसमें भी है। केंद्रीय कमांड मतलब मध्य कमांड इसमें भी है। दक्षिण पश्चिम कमांड इसमें भी है। मेंटेनेंस कमांड एगो है नागपुर में, इसमें अलग से एगो आ गया। उत्तरी की जगह पे कौन सा, मेंटेनेंस कमांड। तो उत्तरी कमांड की जगह पे मेंटेनेंस कमांड आ गया नागपुर में। चलिए एक एक करके याद करते हैं। पूर्वी कमांड शिलोंग में है। पूर्वी कमांड कहाँ पे है, शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। पूर्वी कमांड शिलोंग में है। केंद्रीय कमांड जो है वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में है केंद्रीय कमांड। मध्य कमांड बोलिए, केंद्रीय कमांड किसका, वायुसेना का। केंद्रीय कमांड कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। दक्षिण पश्चिमी कमांड गांधीनगर में है। कहाँ पे है, गांधीनगर में है दक्षिणी। और पश्चिमी कमांड कहाँ है, गांधीनगर में है। गांधीनगर में मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। मेंटेनेंस कमांड कहाँ पे है, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। मेंटेनेंस कौन करेगा, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में है। पश्चिमी कमांड, पश्चिम की तरफ जाइए तो आपको नई दिल्ली है ना, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली में है। दक्षिणी कमांड नीचे आइए, तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में है दक्षिणी कमांड। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, बेंगलुरु में है ट्रेनिंग कमांड। और वहाँ पे ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे था, शिमला में था ना, थल सेना वाला। और यहाँ पे ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है। ट्रेनिंग कमांड वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है ना। पूर्वी कमांड शिलोंग में है। वहाँ पे पूर्वी कमांड चंडी मंदिर में, पूर्वी कमांड किधर था, कोलकाता में था। और यहाँ पे पूर्वी कमांड जो है वो शिलोंग में है। कहाँ पर है, एयरफोर्स का पूर्वी कमांड शिलोंग में है। वहाँ पे पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर था। वहाँ पे पश्चिमी कमांड थल सेना का पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर था। यहाँ का पश्चिमी कमांड नई दिल्ली है। यहाँ का पश्चिमी कमांड क्या है, नई दिल्ली है। वहाँ का उत्तरी कमांड लखनऊ था, उत्तरी कमांड उधमपुर था। यहाँ पे उत्तरी कमांड नहीं था, जिसको मेंटेनेंस कमांड बोला गया नागपुर। मेंटेनेंस कमांड बोला नहीं गया, मेंटेनेंस कमांड आ गया उसके जगह पे, मेंटेनेंस कमांड जिसको नागपुर में है मेंटेनेंस कमांड। और वहाँ पे उत्तरी कमांड में उधमपुर था, ठीक। और आगे देखते हैं, मध्य कमांड में लखनऊ था बीच में। यहाँ पे मध्य कमांड में क्या है, मतलब केंद्रीय कमांड में इलाहाबाद है। वहाँ पे लखनऊ था, यहाँ पे इलाहाबाद है, ठीक ना। दक्षिणी कमांड में पुणे था, वहाँ पे यहाँ पे दक्षिणी कमांड में हम लोग क्या देखे, तिरुवनंतपुरम देख लिए, ठीक ना। और पश्चिमी कमांड तो देख ही लिए थे। यहाँ पे पश्चिमी कमांड में हम लोग नई दिल्ली देखे थे पश्चिमी कमांड में। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ट्रेनिंग कमांड भी बेंगलुरु, वहाँ शिमला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को याद करना है कमिश्नरी ऑफिसरों की पद श्रेणियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्रम वाइज पूछता है कि किसके बाद कौन आता है, ठीक ना, बहुत ज़रूरी है। सबसे नीचे से हम लोग देखेंगे, फिर ऊपर तक जाएंगे, सबसे बड़ा पोस्ट तक जाएंगे, ठीक। सबसे नीचे का पोस्ट होता है स्थल सेना, मतलब कि ज़मीन वाला जो है आर्मी सेना में सबसे नीचे होता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बाद होता है कैप्टन। कैप्टन दूसरे नंबर पे आ गए, सबसे नीचे से जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, फिर मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल हट जाएगा, अब आ जाएगा कर्नल। कर्नल के बाद आएगा ब्रिगेडियर, चौथा नंबर, ऊपर से चौथा नंबर पे ब्रिगेडियर, ऊपर से तीसरा नंबर पे मेजर जनरल, ऊपर से दूसरा नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल, ऊपर से सबसे ऊपर होता है जनरल। जनरल सबसे ऊपर होता है, जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर। तो 3 ऊपर से याद रखिए, जनरल,
जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। नीचे से देखिएगा सबसे, तो अब सबसे नीचे लेफ्टिनेंट हो जाएगा, कैप्टन, मेजर। लेफ्टिनेंट सबसे छोटा हो जाएगा, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, है ना। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ब्रिगेडियर, 3-3 करके याद रखेंगे, ठीक ना। तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट फिर सबसे नीचे, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। सबसे नीचे जब वायुसेना में देखा जाए तो फ्लाइंग ऑफिसर होता है, फिर फ्लाइट होता है, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट ऑफिसर, अब लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग, ग्रुप, एयर, एयर 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 4 गो है, तो विंग, विंग देखिए, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन होता है, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, कोमोडोर, एयर कमोडोर, एयर कमोडोर के बाद अब मार्शल, मार्शल, मार्शल 3 गो आएगा, सबसे ऊपर चीफ रहेगा, तो वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल, फिर चीफ मार्शल। वाइस मार्शल में वाइस हटा, फिर मार्शल बचा, फिर मार्शल में चीफ लगा, चीफ मार्शल सबसे ऊपर हो गया। और यहाँ भी देखा जाए तो सब लेफ्टिनेंट, देखिए सबसे ऊपर एडमिरल है ना, सबसे ऊपर जल सेना में सबसे ऊपर एडमिरल था। सबसे नीचे देखा जाए तो सब लेफ्टिनेंट, सब में सब हटा और लेफ्टिनेंट बचा, लेफ्टिनेंट में फिर कमांडर लग गया, और फिर कमांडर के बाद फिर लेफ्टिनेंट हट गया, कमांडर बचा, फिर कैप्टन हुआ, फिर कैमोडोर हुआ, फिर रियल एडमिरल हुआ, फिर वाइस एडमिरल, फिर एडमिरल, रियल एडमिरल, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल। ऊपर का 3 को हम लोग याद कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये इतना हम लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा सबसे ऊपर सबसे बड़ा पोस्ट स्थल सेना में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ठीक ना। बताइए सबसे बड़ा कौन है वायुसेना में, तो चीफ होगा, चीफ के बाद मार्शल होगा, मार्शल के बाद वाइस मार्शल होगा। वैसे ही एडमिरल सबसे ऊपर है जल सेना में, एडमिरल के नीचे सबसे वाइस एडमिरल होता है, वाइस एडमिरल के नीचे रियर एडमिरल, रियर एडमिरल, ठीक ना। तो ये 3 को याद हो गया आपको। जल सेना का बताइए, जल सेना का हो गया रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। वायुसेना का बताइए, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। स्थल सेना बताइए, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और। आगे याद करने से पहले हम लोग थोड़ा ही करेंगे अच्छे से। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में शुरुआत हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया था। किसने? मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया। इसी कारण मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस की अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। अच्छा, तो इसीलिए मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया था, मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने, ठीक ना। 1748 में अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण में क्या किया था? भारतीय सेना का किया गया, तो उसने सैनिकों का टुकड़ी बनाया था, ठीक ना, मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने। इसीलिए इसको क्या कहता है? स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक, अंग्रेजी भारतीय जो सेना था उसका जनक कहता है मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट करते हैं। स्थल सेना सबसे ऊपर का 3 को बताइए, तो हो जाएगा जनरल, हो जाएगा जनरल के नीचे सबसे आएगा तो लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आएगा मेजर जनरल, मेजर जनरल। अब वायुसेना में बताइए 3 को सबसे ऊपर, तो एयर चीफ मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल। ऐसे ही एडमिरल जल सेना में सबसे ऊपर, फिर वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, ठीक ना। अगर नीचे से देखा जाए तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तो याद ही हो गया। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फ्लाइट ऑफिसर, फिर स्क्वाड्रन विंग ग्रुप, स्क्वाड्रन विंग ग्रुप, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, अब इसके बाद लेफ्टिनेंट हट गया, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, कमांडर, कैप्टन, कमांडर, कैप्टन, कैमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। ये तो याद है, बीच में हम लोग को देख लिए थे। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर। वैसे ही विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। 3-3 को जोड़ा याद रखेंगे तो याद हो सकता है।
लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, ये हमारा स्थल सेना में हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर। विंग ग्रुप एयर कमोडोर, विंग ग्रुप एयर कमोडोर, विंग ग्रुप एयर कमोडोर, विंग ग्रुप एयर कमोडोर। कमांडर कैप्टन कमोडोर, कमांडर कैप्टन कमोडोर। अब नीचे देखते हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर। नीचे से तीसरा आता है लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर। नीचे से फ्लाइंग फ्लाइट स्क्वाड्रन, फ्लाइंग फ्लाइट स्क्वाड्रन। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक ना। कमांडर कैप्टन कमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। फ्लाइंग फ्लाइट स्क्वाड्रन, विंग ग्रुप एयर कमोडोर, विंग ग्रुप एयर कमोडोर। एयर कमोडोर के बाद एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। इधर लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। ठीक ना। एक बार इसको आप लोग बढ़िया से याद करिएगा। ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।